वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज करें बेटा यूनिट 2 का पार्ट 2। बचा हुआ पार्ट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट 5 प्रकार लोकतंत्र के, वो करेंगे। बाकी का सारा अर्थ, विशेषता, तत्व, सारी परिभाषाएं सब हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। ठीक है, उसे ज़रूर देखिएगा इस वीडियो से पहले। और नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का, प्लस आपके जो बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स और हैं एमए वाले बच्चों का, इग्नू में जो कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का मिल जाएंगे लिंक आपको नीचे। सब्जेक्ट आपका चल रहा है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, लोकतंत्र टॉपिक है। स्टार्ट करेंगे। लोकतंत्र के प्रकार ये हैं बेटे, प्रकार 5 प्रकार है। प्रतिनिधि लोकतंत्र जो हमारे इंडिया में है, ठीक है, सबसे ऊपर यही है। सहभागिता पूर्ण वाला, मात्रक वाला, सामाजिक वाला, सार्वभौमिक वाला, ठीक है, ये 5 हैं। पांचों इंपॉर्टेंट है, एक एक करके करेंगे। प्रतिनिधि लोकतंत्र करेंगे प्लस इसकी आलोचना भी करेंगे, इसके सारे नेगेटिव पॉइंट भी देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। बाकी और किसी के नहीं देखेंगे, बस इसके देखना है। प्रतिनिधि लोकतंत्र स्टार्ट करेंगे। प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता विधेयकों प्रतिनिधियों को सीधा चुनती है। विधेयक कौन होते हैं? एमएलए, ठीक है। हम किन को चुनते हैं? एमएलए को। हमारे द्वारा चुने गए एमएलए जो होते हैं वो ऊपर जाके अपने सीएम को चुनेंगे, चीफ मिनिस्टर्स को। फिर वो वाले लोग और सारे जो संसद में जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बनेंगे, एमपी जो बन जाएंगे, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी बनेंगे, वो लोग और ऊपर चुनाव के लिए वोटिंग करेंगे, जिससे प्रधानमंत्री वगैरह चुने जाते हैं। और हम सिर्फ एमएलए को चुनते हैं, बाकी के चुनाव में हम नहीं करते, ठीक है। ये होता है प्रत्यक्ष चुनाव, बाकी वाले अप्रत्यक्ष होते हैं, जो कि बेसिक है लोकतंत्र का, वो आपको पता है। इसमें क्या है, प्रतिनिधि में ऐसे चुना जाता है कि एक कोई बंदा हमारा प्रतिनिधि बनता है। ये सारी जो जनता खड़ी है, भीड़ लगा के इतने लोग हाथ मिलाने को कर रहे हैं, देखो इतना मतलब बड़ा है ये, ऐसे कुछ छोटा नहीं है कि बहुत कोई नॉर्मल बात हो, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये प्रतिनिधि लोकतंत्र वाला, ठीक है। जिसमें क्या है, हम सीधे चुनते हैं अपने प्रतिनिधियों को, विधायकों को। प्रतिनिधि किसी जिले या संसदीय क्षेत्र में चुने जाते हैं, कि कोई एक पूरा एरिया होता है उसमें से चुने जाते हैं। हर एरिया से एक बंदा खड़ा होता है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में 70 सीटें बटी हुई हैं, दिल्ली जो 70 पार्ट्स में बटा हुआ है, 70 एमएलए खड़े होंगे यहाँ से। हर एरिया उसकी जनसंख्या के हिसाब से होता है, कि जैसे मान लो कोई कम जनसंख्या वाला एरिया है तो वहाँ थोड़े कम एमएलए खड़े होंगे, है ना। ऐसा माना जाता है 10 लाख लोगों पे एक बंदा खड़ा हुआ है। ऐसे कई समानुपातिक व्यवस्था में सभी मतदाताओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। कुछ देशों में मिश्रित व्यवस्था का प्रयुक्त होती है। यद्यपि इस तरह के लोकतंत्र में प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रतिनिधि जो ये बंदे खड़े हुए हैं, ये इनके द्वारा निर्वाचित होते हैं, लेकिन जनता के हित में कार्य करने की नीति प्रतिनिधि स्वयं करते हैं। हम इन्हें चुनते हैं, हमारा काम सिर्फ यहीं तक है कि हम इन्हें चुनेंगे, बाकी आगे जाके काम क्या करना है वो ये लोग करेंगे, ठीक है। पूरी की पूरी नीतियां जो है वो ये स्वयं तय करते हैं, नीतियां बनाते हैं, क्या कैसे लागू करना है वो सब इनका काम होता है। उसमें हम देखो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, पर देखो दबाव डाला जा सकता है कि हम प्रदर्शन कर दें, थोड़ा सा आक्रोश जता के अपनी बात रखवा सकते हैं, मनवा सकते हैं, बट ये करते खुद अपनी मर्जी से। ये डिसाइड करेंगे कि क्या कौन सी नीति कब लागू होगी, सिग्नेचर्स इनके होंगे, ठीक है। यद्यपि दलगत नीतियां मतदाताओं में छवि, पुनः चुनाव जैसे कुछ कारक प्रतिनिधियों पर असर डालते हैं। वो ये बोल रहे कि अगर तुमने मान लो हमारे बात नहीं मानी, हम कुछ चाह रहे हैं और तुमने नहीं मानी, तो अगली बार थोड़ी ना हम वोट देंगे, है ना। अगली बार भी तो उन्हें सत्ता में आना ही है, सिर्फ 5 साल के लिए थोड़ी ना लड़ रहे हैं। तो ये कि ये सारी चीज़ें इन बातों पे दबाव डालती है, सब चीज़ों पे एक इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये जो क्या चीज़ करेंगे इस पे इफेक्ट करता है ये सारी बातें, कि अगली बार भी तो इनको चुनाव लड़ना है, ठीक है। किंतु सामान्यतः इनमें से कुछ ही बाध्यकारी अनुवाद होते हैं, ये कि कम लेवल पे यूज होता है। 5 साल तक सत्ता इनके हाथ में चली गई, इनके पास पूरी पावर है कि ये क्या करेंगे। अब आलोचना देख लो, जो हमारे भारत में लोकतंत्र का रूप है, प्रतिनिधित्व वाला जो हमारे यहाँ पे है, कि कोई एक बंदा चुन के खड़ा होगा, हम लोग उसे वोट डालेंगे, वो काम करेगा। अब इसमें क्या क्या कमियां हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की कमियां भी पूछी जा सकती हैं, तो ये वाला पूरा पॉइंट है इम्पोर्टेंट। पेपर में आपको वर्ड टू वर्ड ही लिखना है, टू द पॉइंट आंसर्स लिखने इस बार, तो ये पूरा ध्यान से देख लो और
छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लाइनों को लिख के ख़त्म कर देना। निर्णय लेने की धीमी गति, देखो लोकतंत्र की अगर कमी कोई है तो ये कि बहुत धीरे धीरे डिसीजन लिए जाते हैं। कोई भी डिसीजन फास्ट नहीं होता, 2-3 साल का टाइम लग जाता है डिसीजन लेने में, नीति बनने में, फिर वो नीति लागू होने में, ठीक है, उसका क्रियान्वयन होने में तो और भी लंबा समय खिंचता है। तो बस यही कि लेट बहुत होता है, जैसे लाल फीताशाही कहा जाता है कि लेट वर्क बहुत है हर जगह पे। सरकारी दफ्तर एक बार आप जाके देखो, आपको पता चल जाएगा कितना डिले होता है काम आपका, ठीक है। भ्रष्टाचार, ये सभी को पता है भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि देखो जनता का सारा पैसा इनके हाथ में चला गया। अब जैसे ही पावर आती है, अपने साथ एक चीज़ जरूर आती है, वो है लालच, घमंड वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आ जाती है तो भ्रष्टाचार अपने आप आ जाता है कि इतना पैसा देख के इंसान की आंखों में आ जाता है लालच यार। फिर वो क्या करते हैं, पैसा गलत उसमें चले जाते हैं। आए तो वो इस बात से दे कि जनता की सेवा करेंगे, पर जैसे ही सत्ता में आते हैं उसके बाद अपनी सेवा करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, अपना 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 पूरा अपना कर लेते हैं। दूसरा क्या है, राजनीतिक ध्रुवीकरण। लोकतंत्र राजनीतिक ध्रुवीकरण को जन्म देता है, जहाँ राजनीतिक दल अधिक उग्र हो जाते हैं। देखो एक पार्टी खड़ी हुई है, दूसरी पार्टी खड़ी हुई है, पावर सबको चाहिए, पावर के लिए लड़ रहे हैं, जनता के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए नहीं लड़ रहे, खुद को पावर में आने के लिए लड़ रहे हैं। तो उससे क्या होता है, एक उग्र रूप भी आ जाता है कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, बहुत गलत बोल रहे हैं, है ना। दलगत राजनीति इसी को कहते हैं कि गलत से गलत यूज कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ठीक है। और समझौता करने के लिए कई इच्छुक हो जाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में 2-3 अलग अलग राजनीतिक पार्टी खड़ी हुई है, सत्ता में आने के लिए इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, जो कि गलत लेवल तक पहुंच जाता है, ठीक है। और महत्वपूर्ण निर्णय से रोका जा सकता है पैसों का लेन देन, कि इनकी पार्टी ना बने, इनके जो पूरे सदस्य हैं ना बने, बहुमत से गिर जाएंगे, तो उनके किसी मेंबर को लालच दे दिया, पैसे दे दिए कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, छोड़ दो पार्टी, तो उनकी सरकार गिर जाएगी। क्योंकि बेसिक होता है कि इतनी सीट होनी चाहिए, इतनी सीट उनकी ना हो, उसके लिए लालच वगैरह देके कुछ, मतलब सारी गलत चीज़ें हो जाती है, जिससे क्या डिसीजन होने में बहुत देरी हो जाती है। मतदाताओं की उदासीनता, वोटर्स की उदासीनता, मतलब ये कि वोटर्स को इंटरेस्ट ही नहीं है, हमारे हाथ में पावर है ना, हमें किसे वोट देना है, लोग वोट देने ही नहीं जाते, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है वोट देने में। उन्हें लगता है कि हमारे एक वोट देने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, हम क्यों जाए, आज छुट्टी का दिन है, हम इंजॉय करेंगे, उनको ये लगता है। जबकि ये कि पोलिंग बूथ वगैरह सारे पास में ही होते हैं, कितनी देर लगेगी, 10-15-20 मिनट का काम है, चले जाओ यार। वोट डालने से फ़ायदा तो होगा कि जो इंसान सच में अच्छा है उसको जीतने का मौका मिलेगा। तुम्हारे एक वोट डालने से फ़र्क पड़ता है ना। अगर सभी इस बात सोच ले कि हमारे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ रहा है, मत डालो, फिर कैसे होगा, है ना। तो ये बोल रहे, लोकतंत्र प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए नागरिकों की भागीदारी भी निर्भर करती है, कि लोग भी तो जागरूक हों, लोग समझें, लोग वोट डालने आए और ये देखें कि कौन सही है कौन गलत है। 5 पार्टियाँ खड़ी है तो पहले उसके बारे में जान तो लो, 5 पार्टियाँ कैसी है, जो बंदा सही उसे वोट डालो, ताकि वो आगे आए, वो अच्छा काम करे, है ना। हालांकि कई नागरिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति उदासीन हो सकते हैं, जिसके कम मतदाता और सहभागिता को कमी मिलती है। मतलब ये वोटिंग नहीं होती, सहभागिता जीरो हो जाती है, लोगों की पार्टिसिपेशन इस चीज़ में कम हो जाता है। अल्पसंख्यकों का नुकसान, अल्पसंख्यकता का नुकसान क्या हो रहा है बेटा इसमें, कि मान लो इसमें अल्पसंख्यक समूह पर अत्याचार हो सकता है। अल्पसंख्यक समूह भी हो सकते हैं, मान लो बहुत सारे लोग हैं, उसमें से एक समूह ऐसा जिसकी संख्या कम है, इनके वोट डालने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि उनकी संख्या ही कम है, जिसको ये वोट डालेंगे वो जीतेगा ही नहीं, जो बहुमत जिसको वोट डाल रही है वो जीतेगा। अब जिसको इन्होंने वोट दिया है, जिस बंदे को इसने वोट दिया है, वो इन्हीं के लिए काम करेगा अब, है ना। वो इनके ऊपर तरफ क्या ध्यान देगा, उसे पता है ये मेरे वोट बैंक है नहीं, मुझे यहाँ से वोट आए नहीं, उनके लिए वो काम करेगा भी नहीं। 5 साल तक जो वो आएगा ना, तो जिन लोग जहाँ से उसको वोट मिले, उसे खुद को पता है मेरा वोट बैंक ये है, वो उन लोगों के लिए काम करेगा। तो ये जो अल्पसंख्यक वाले हैं, ये रह जाएंगे बेचारे, इनके साथ होएगा गलत, क्योंकि इन्होंने चाहे वोट दिया हो चाहे ना दिया हो, ये अल्पसंख्यक है, थोड़े से वोट्स हैं इनके, तो इनके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, ध्यान सारा उसका नेता का उसी तरफ होगा जहाँ से बड़ी संख्या में मुझे वोट आए हैं, वो उनके लिए काम करेगा। तो हर बार ये होता है कि जो कम संख्या में लोग होते हैं उनके साथ होता ही गलत है, वो बेचारे रह जाते हैं कोने में अकेले, और उनके अधिक अधिकारों का हनन हो सकता है। जो इनके भी देखो इक्वल अधिकार है, चाहे भीड़ यहाँ है, इनके जो अधिकार है वो इनके भी तो अधिकार है, कम संख्या वालों के, बट ये कि इनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि संख्या कम है इनकी,
इसलिए लोकतंत्र व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाए, जो कम संख्या में लोग हैं उनकी भी रक्षा की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी आवाज़ सुनी जाए कि ये लोग क्या कह रहे हैं, ये किसे वोट दे रहे हैं, इनकी क्या मांग है, इनको भी देखा जाए। भीड़ को तो आप देख रहे हो, उस पर पूरा ध्यान रहेगा सारे नेताओं का कि यहाँ से सबसे ज़्यादा बड़ा वोट बैंक है, ठीक है, बट इनका भी तो देखो। तो यही आलोचना के पॉइंट्स हैं इसमें कि, और भी अगर मैं बताऊँ तो खर्चीला बहुत है, क्योंकि चुनावों में देखो हर 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, बेहिसाब पैसा खर्च करते हैं चुनावों में राजनेता वगैरह। दारू बट रही है, मीट बट रहा है, चिकन बट रहा है, ये बहुत होता है कि मतलब लोग वोट खरीद रहे हैं लोग, है ना। जितने भी नेता वगैरह हैं ये कुछ अच्छा तो करेंगे नहीं, सभी के लिए नहीं बोल रही, कुछ के लिए बोल रही हूँ कि कुछ अच्छा करेंगे नहीं, लोगों के वोट खरीदने के लिए लोगों को लालच दे रहे हैं, और लोग भी ऐसे लालच में वोट भी दे रहे हैं भाई। फ्री में खाना बंटवा दिया, ये वो जो होता है ना रेवड़ी सिस्टम, इसी को रेवड़ी सिस्टम कहा जाता है कि जनता को खुश करने के लिए उनको बंटवा रहे सामान, जनता खुशी में आके वोट दे देगी। खर्चीला बहुत है, ठीक है। अस्थिरता भी इसमें कही जाती है कि हर 5 साल बाद तो सरकार चेंज हो रही है, स्टेबिलिटी कैसे आएगी। अगर अच्छा देश चलाना, अच्छा विकास करना तो कम से कम 10 साल तक तो रोकते एक सरकार को कि वो काम कर सके, लेकिन नहीं, रूल 5 साल का है। अस्थिरता बनी रहती है, बार बार हर 5 साल बाद चुनाव होंगे जो कि बहुत खर्चीले हैं। वोटिंग वाली दिक्कत है, लोगों को इतनी जागरूकता नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, गलत वोट डाल दिए, पता चला ईवीएम ही हैक हो गई, लोगों ने वोट किसी को दिए थे, जीत को ही गया, है ना। धांधली होना वोटों में, ये सारी चीजें इसकी आलोचना में आएंगी। इसके बहुत सारे आलोचना के पॉइंट्स हैं जो कि आप सब मिनिमम 7 से 8 पॉइंट लिख देना, जो कि बहुत है, ठीक है। वोटिंग वाली दिक्कत बता दी कि अपराधीकरण हो जाता है, कि जो लोग अपराधी गुंडे टाइप्स हैं बहुत, जो पावरफुल है वो खड़े हो रहे इलेक्शंस में, लोग उनसे डरते हैं, डर के मारे उन्हीं को वोट देंगे जिन्होंने नहीं दिया। वो देखो गलत उपयोग करेंगे अपनी पावर का, सत्ता का गलत उपयोग हो रहा है, पैसा पैसा भ्रष्टाचार वाला दिक्कत आ रही है, पावर का उपयोग करें इलेक्शन जीतने के लिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे। नेक्स्ट करेंगे सहभागिता लोकतंत्र। इसमें क्या है बेटा, सहभागिता लोकतंत्र एक व्यापक सिद्धांत रूसो व जॉन स्टुअर्ट मिल ने लेखों में पाया जाता है। ये कौन है, दोनों पश्चिमी विचारक हैं, इनके लेखों में, इनकी राइटिंग्स की, जिनकी बुक्स वगैरह, इनकी थ्योरीज हैं, उनमें लिखा हुआ है। रूसो का सिद्धांत राजनीतिक निर्णय में प्रत्येक व्यक्तिगत नागरिक की भागीदारी पर निर्भर करता है। इन्होंने क्या बोली है बात, जो रूसो हैं, कि जितने भी राजनीतिक निर्णय हैं, जितने भी पॉलिटिकल डिसीजंस है, वो प्रत्येक नागरिक, हर बंदा उसमें इंक्लूड हो, उसकी भागीदारी पर निर्भर हो। सहभागीदारी वही होती है कि सबका पार्टिसिपेशन हो, सहभागीदारी हो, सब इंक्लूड हो। ऐसा ना हो कि जो अल्पसंख्यक है वह रह गए, उनकी बात सुनी ही नहीं गई, सिर्फ और सिर्फ जो बड़ी संख्या में लोग हैं उनकी बात सुनी जा रही है, ये वाली बात, ठीक है। क्या बोले बेटा, अब नागरिकों के बीच में संबंध परस्पर निर्भरता का संबंध हो, इस प्रकार के प्रत्येक व्यक्ति को सर्वसत्ता के रूप में सामूहिक रूप से देखा जाने वाले दूसरों पर समान रूप से निर्भर हो, मतलब कि सब इक्वल हो जाए, ठीक है, सब इसमें इक्वल हो। भागीदारी ना सिर्फ निर्णय तक, बल्कि देखो इनका पार्टिसिपेशन सिर्फ निर्णय तक ना हो कि डिसीजन में पार्टिसिपेट करें, बल्कि निजी हितों में, रक्षा करने में, अच्छी सरकार सुनिश्चित करने में साधन के रूप में हो। मतलब जितने भी टोटल डिसीजंस होंगे सब में इनकी भागीदारी भी हो, जो लोग अल्पसंख्यक या कम संख्या वाले हैं सब इक्वल ही पार्टिसिपेट कर सके, उसको कहा जाएगा सहभागिता लोकतंत्र, जिसमें सबकी भागीदारी हो, सहभागिता लोकतंत्र, ठीक है। मिल के अनुसार, ठीक है, मिल ने क्या कहा है, जैसे कि रूसो के अनुसार भागीदारी नागरिकों के लिए एक शिक्षाप्रद प्रकार रखती है, ठीक है। इन्होंने क्या बोली है, भागीदारी, पार्टिसिपेशन क्या है, नागरिकों के लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। शिक्षा पात्र प्रकार रखती है। लोकप्रिय लोकतंत्र सरकार ही मिल का आदर्श राज्य शासन है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, लोकप्रिय, जो जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, वो वाली सरकार ही मिल का आदर्श राज्य शासन है, जिसमें भागीदारी, संस्थाएं, सक्रिय नागरिकता व एक जन उत्साहित स्वरूप का प्रोत्साहित करती है। यही वह कार्य प्रणाली है जिसमें मार्क्स व्यक्ति के जनहित में ध्यान रखने तथा उसके निजी स्वार्थों को हटाकर जन कल्याण के विचारों का बारे में कहते हैं। यही बोल रहे हैं कि जिस वाले लोकतंत्र में सबकी भागीदारी हो, सब इक्वल हो, सबकी इक्वल भागीदारी हो, वो कहलाएगा सहभागिता लोकतंत्र।
आसान सा है, 4 से 5 लाइनें लिख के इसकी हेडिंग डाल के इसको खत्म कर देना, ठीक है। मैं रीड कर रही हूँ। वह जटिल समाजों में प्रत्यक्ष सहभागीदारी लोकतंत्र स्पष्ट असंभव है। अब ये बोले कि जो बहुत बड़े एरियाज हैं, बहुत बड़े घनत्व वाले देश हैं, उनमें प्रत्यक्ष सहभागीदारी, हर बंदे की भागीदारी होना असंभव सा हो जाता है। क्यों? देखो बेटा, 135 प्लस करोड़ लोग हैं, 135 प्लस करोड़ लोग हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है हमारा। सबसे बड़ी विश्व की जनसंख्या हम ही हैं, 135 प्लस करोड़ है, ठीक है। इसमें क्या है कि सबकी भागीदारी कैसे होगी, इतने सारे लोग हैं, सब कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, यही दिक्कत आ रही है। पहले के टाइम की बात है अलग है। पहले जो यूनान वगैरह थे, जहाँ लोकतंत्र की स्टार्ट हुई, वहाँ पे सिर्फ 500-600 लोगों का पूरा देश था। तो सबको बुला के एक साथ बिठा के उनकी डिसीजन मेकिंग में जो भी समाज की दिक्कत चल रही है उसमें सबको बुलाया जा सकता था। 500-600 तो लोग थे, लेकिन हम लोगों की संख्या तो देखो कितनी है, कैसे सबकी भागीदारी होगी। सहभागीदारी में क्या है, सबकी पार्टिसिपेशन हो, जितने लोग हैं सब। हमारे यहाँ पर खुद सोचो, इतनी भीड़ है, सिर्फ एक दिल्ली छोटा सा एक एरिया है, 2 करोड़ इसकी जनसंख्या है, इतने से एरिया में इतनी भीड़ दिखती है, तो सोचो पूरे देश में कितनी भीड़ होगी। उनको कैसे बिठा के इक्वली सबका पार्टिसिपेशन करवाया जा सकता है ना। तो यही बोल रहे हैं कि जटिल समाजों में, जो बहुत बड़े समाज है, उसमें प्रत्यक्ष भागीदारी काफ़ी डिफिकल्ट है, इवन असंभव है। कैसे पॉसिबल होगी, इतने सारे लोग हैं, ठीक है। इसके बावजूद समकालीन लोकतंत्र सिद्धांतों में, जैसे कि केरोल पेटमैन व पेजिंग बराबर नेसैब, इन दोनों के नाम देख लीजिए बेटा, ये लोगों के नाम हैं। इन्होंने क्या बोला, सहभागितापूर्ण अथवा बहुसंख्यक लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दिया है। इन्होंने क्या तर्क दिया है कि बहुसंख्यक लोकतंत्र में पक्ष है जिसमें कि साधारण नागरिक निर्णय प्रक्रिया में उससे कहीं अधिक पूर्ण रूप से शामिल होता है, जितना कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की सीमाओं में रहकर संभव है। यह स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने के रूप ले सकता है। क्या बोल रहा बेटा, इन दोनों ने क्या है, सहभागितापूर्ण वाले लोकतंत्र के पक्ष में बात की है। क्या बोला इन्होंने कि जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है इससे बेटर है ये वाला, क्योंकि इसमें लोग डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, सबकी बात सुनी जाएगी। प्रतिनिधि वाले में क्या होता है, हम सिर्फ अपने बंदे को चुन सकते हैं। अब वो बंदा हमारा काम कर रहा है, जो हमारा प्रतिनिधि है वो नहीं कर रहा, 5 साल तक उसके हाथ में पावर चली गई। तो ये है कि इसमें सीमाएं भी बहुत सारी हैं। जो प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र है इसकी सीमाएं भी हैं। सहभागितापूर्ण वाले की क्या है, असंभव इसलिए क्योंकि जटिल समाज है, जो बड़े समाज है उसमें असंभव है, लेकिन ये इससे बेटर है क्योंकि इसमें सबकी बात सुनी जाएगी, सबकी राय ली जाएगी। सहभागितापूर्ण लोकतंत्र के पक्षधर एक, मतलब जो इसके सपोर्ट में बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, अधिक सक्रिय व राजनीतिक रूप से वचनबद्ध नागरिकता वर्ण को तैयार करने के लिए एक साधन के रूप में नागरिक शिक्षा प्रदान किए जाने वाले आमतौर पर मिल का अनुसरण करते हैं। कहते हैं कि राजनीतिक भागीदारी, ये जो सहभागीदारी है, ये ना मानव जाति के लिए उत्तम जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि सत्ता का जो दुरुपयोग है वो रुक जाता है, सत्ता के दुरुपयोग होने से ये इसको रोक देता है। थर्ड देखेंगे बेटा आपका, ठीक है, मात्रक वाला। इसमें क्या है, मात्रक लोकतंत्र सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर मुक्त व सार्वजनिक विचार विमर्श को महत्व देता है। इसमें क्या होगा, डिस्कशन होगा, विचार विमर्श होगा खुला। मात्रक, ठीक है, यह लोगों को स्वसत्ता व्यक्तियों के रूप में देखे जाने से शुरू होता है, परंतु इस स्वसत्ता व्यक्तियों के बीच संबंधित संबंधों को यह असीमित तथा अभिरुचि संबंधों के रूप में नहीं देखता। इसमें क्या है बेटा, सबके विचार सुने जाएंगे, ठीक है। इसकी बजाय ये लोग सुविवेचित तर्क, मतलब लॉजिकल थिंकिंग वाले दृढ़ विश्वास के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित होने व एक दूसरे को प्रभावित करने हेतु प्रयास होने के रूप में देखता है, ठीक है। लोग एक दूसरे के बात सुनेंगे, उनका तर्क देखेंगे कि वो क्या बात कह रहे हैं, उनको क्या लगता है इस टॉपिक पे क्या किया जा सकता है, ये सारी चीजें इसमें देखी जाएंगी। मात्रक लोकतंत्र के पक्षधरों, मात्रक लोकतंत्र के जो पक्ष में है, जो इसके सपोर्टर्स है, वो ये कह रहे हैं
उनका दृढ़ विश्वास ही राजनीतिक सत्ता हेतु सर्वोत्तम आधार है, क्योंकि वह अकेले ही व्यक्तियों के स्वयं सत्ता की का सम्मान करते हैं और स्वयं शासन हेतु उनकी क्षमता को महत्व देते हैं। यह व्यक्तियों को उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण पहलू पर निर्णय प्रदान करता है कि लोगों का जो जीवन है, जितनी भी पॉलिसी है, देखो लोगों को डायरेक्ट इफेक्ट करती है, जनता के लिए बना रहे हो ना तुम पॉलिसी वगैरह, तो ये सारे महत्वपूर्ण पहलू पर निर्णय प्रदान करता है और राजनीतिक सत्ता की बहत्तर व निरंतर जवाबदेही की ओर चलता है। जनता को कंटिन्यूसली तुम्हें जवाब देने पड़ेंगे, जवाबदेही के ऊपर फोकस करता है ये। सहभागितापूर्ण लोकतंत्र से भिन्न सहभागितापूर्ण लोकतंत्र जो था, जिसमें सबको देखा जा रहा था, जिसमें क्या था, सबकी भागीदारी थी, जितने लोग हैं, जितने भी हैं, सबको इंक्लूड किया जाएगा डिसीजन में, ठीक है। ये उससे भिन्न है जिसमें व्यक्तियों का निर्णय में लगातार लगे रहना आवश्यक है। मात्रक लोकतंत्र नागरिकों व पेशेवर राजनीतिज्ञों के बीच श्रम के एक राजनीतिक विज्ञान को स्वीकार करने, यद्यपि नागरिकों के सार्वजनिक मुद्दों के विषय में मात्रक में शामिल होते हैं। बेटा ये पूरी बात क्या बोल रहे हैं कि इसमें विचार विमर्श, लोगों की बात पर ध्यान दिया जाएगा कि जनता क्या कह रही है, जनता क्या चाह रही है, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। मात्रक सामाजिक लोकतंत्र, वर्ड से समझ आ रहा है, समाज पे बात उठेगी इसमें। सामाजिक लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जो समानता के प्रति एक दृढ़ प्रतिज्ञा पर आधारित है। समानता के सब बराबर। सामाजिक लोकतंत्रवादी इसलिए पुनर्वृत्तियों पर आधारित कल्याणकारी राज्य के विचार पर समर्थन करते हैं। वे प्रतिनिधि लोकतंत्र की उदारचेता संस्थाओं में विश्वास करते हैं, परंतु इसको सामाजिक न्याय के आदर्श के साथ जोड़ने की अभिलाषा भी करते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र है जिसमें हम एक बंदे को चुनते हैं, ठीक है, पार्टी हमारे द्वारा चुना जाता है एक बंदा प्रतिनिधि, ठीक है, हमारा, उसको ही मान रहे। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय पर ध्यान दिया जाए, इसकी सीमाएं तक बेटा बेसिकली क्या है, क्या बोल रहे हैं कि सामाजिक लोकतंत्र से बढ़कर है और समाजवाद से कमतर है। समाजवाद वाले क्या बोलते हैं, समाज में सब बराबर, समाज में एकता और समानता पे बल दिया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा समानता के ऊपर बल दिया जाता है। इसमें वही है, सामाजिक लोकतंत्र में समाज को न्यायपूर्ण देखा जाएगा कि जो समाज है जिसमें अलग अलग लोग रह रहे हैं, अलग अलग भाषाएं, विभिन्नता कितनी है, उसको तुम समान करो, समानता पर बल दिया जाएगा समाज को, कि पूरा समाज में सब बराबर हो। तो ये बोल रहा है कि लोकतंत्र से बढ़कर है, ये लोकतंत्र से भी ज्यादा अच्छी चीज है इसमें, जिसमें समाज पे बल दिया जाएगा, समानता पे बल दिया जाएगा, बट समाजवाद से कम है। समाजवाद वाले पूरे इस पे टॉपिक पे आ जाते हैं, समानता वाले पे, इससे कम, लोकतंत्र से ऊपर, ये ऐसे बता रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट नहीं, इसका पार्ट बचा है, इसको देखेंगे। सामाजिक लोकतंत्रवादियों का तर्क है, जो इसके पक्ष में है ना, जो इसके सपोर्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि सभी व्यक्तियों को समाज के साधनों, जितने भी संसाधन हैं, उन पर उचित हिस्सा मिलना चाहिए, सबको बराबर का हिस्सा मिले, चाहे वो कुछ भी हो, पानी बिजली वगैरह जो भी चीज हो, इक्वल मिले, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको इक्वल मिलना चाहिए, है ना, ताकि कि वह अपना जीवन, अपनी निजी योजनाओं को कार्यक रूप दे सके, जो भी अपना जीवन अच्छे से बिता सके। यदि इस संबंध में दरिद्रता अथवा आवश्यकता, मतलब गरीबी वगैरह, पुअर जितने भी लोग होते हैं वो सब आएंगे, अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य होना बाध्य है, तब इन बाधाओं को दूर करने का राज्य का कर्तव्य बनता है। जो अमीरी गरीबी वाला फर्क आएगा, जो भी चीजें आएंगी, इन सबको कम करने का काम किसका है, राज्य का। राज्य मतलब स्टेट नहीं है, राज्य मतलब सरकार है। सरकार का काम है पहले तो ये ऊंच नीच ये सब मिटाओ, उसके बाद सबको इक्वल करके सबको बराबर के संसाधन दिए जाएं। सामाजिक लोकतंत्र इस प्रकार के कामगारों, महिलाओं, अशक्त, वृद्धाओं, संस्कृति, अल्पसंख्यक वर्ग, इन सभी को कल्याण हेतु काम करता है। ये सारे क्या इस पे बात करते हैं कि इनका सबका कल्याण किया जाए, इसमें सब इंक्लूड हो रहे हैं, महिलाएं हो गई, अल्पसंख्यक हो गए, सब, अमीर गरीब वाला फासला मिटाओ, ये पूरी सारी चीजें, ठीक है। इस मूल के रूप में समानता पे बहुत फोकस करेंगे, बार बार घूम फिर के बाद समानता पे आएगी। परिस्थितियां पैदा करने के लिए रुचि रखता है,
ताकि कि सभी नागरिक लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर सकें। लोकतंत्र में जो अधिकार मिले गए हैं उसको अप्लाई करवाने के लिए सबसे ज़्यादा समानता पे बल देंगे। यह लोकतंत्र मात्र सरकार के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि सिद्धांत के रूप में देखा जाता है, जिसमें संपूर्ण समाज को सामूहिक जीवन को सुनिश्चित किया जाता है। बेसिक जो लाइफ स्टाइल है उसको समानता के उसमें ले जाओ, सब इक्वल हो, सबको बराबर के संसाधन मिले। जो लोग गरीब है पहले तुम उनको ठीक करो, उनको ऊपर उठाओ, इक्वालिटी लाओ, बराबर करो, फिर सबको इक्वली सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करो। सार्वभौमिक लोकतंत्र जो कि 5th है आपका और लास्ट है। सार्वभौमिक लोकतंत्र एक ऐसा विचार है जो राजनीतिक सिद्धांतों द्वारा भूमंडलीकरण के प्रसंग में विकसित किया गया है। अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में सार्वभौमिक लोकतंत्र क्या है? पूरा एक ग्लोबली भूमंडलीकरण बड़े लेवल पे, ठीक है, अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में अस्तित्व में लाने के साथ ही, जैसे कि यूरोपीय यूनियन हो गया, ठीक है, और आर्थिक संस्कृति भूमंडलीकरण के विकास के साथ ही यह माना जाता है कि लोकतंत्र को राष्ट्रीय राज्य की सीमाओं से परे इन चुनौतियों का भी जवाब देना पड़ेगा। सार्वभौमिक लोकतंत्र का विचार इन चुनौतियों का ही एक जवाब है। यद्यपि भूमंडलीकरण शासन, भूमंडलीकरण क्या होता है बेटा? ग्लोबलाइजेशन। शासन की एक ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जिसने राष्ट्रीय राज्यों तथा स्थान ले लिया हो, ठीक है। यह सिद्धांत उस भूमंडलीकरण सभ्य समाज की ओर इशारा करता है जिसमें नीचे से भूमंडलीकरण की दृष्टि द्वारा रचा जा सके, राष्ट्रीय की सीमाओं के परे गढ़ी जा सके एकतामय सार्वभौम नागरिकता का संकेत देती हो। इसमें क्या है कि कोई एक ऐसी सरकार, सार्वभौमिक लोकतंत्र जो सब पे रूल करे, जैसे कि यूएनओ है। मतलब यूएनओ की देखो इतनी खास कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ अमेरिका का रोल है, सबसे ज़्यादा अमेरिका अगर पैसे दे रहा है तो अमेरिका ही उसको चलाता है। तो ये कि कोई एक ऐसी संस्था हो जो सार्वभौमिक हो, सबके लिए हो, ग्लोबलाइज हाई लेवल पे हो, लोकतंत्र हो और सबको कंट्रोल करे, राज्य की सीमाओं से, देशों की सीमाओं से परे हो, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ होगी, लोगों की आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक देश का दूसरे देश से कॉन्फ्लिक्ट है, वो सॉल्व हो जाएगा इससे। ये हाई लेवल की बात पे पहुंच गए, सार्वभौमिक पे पहुंच गई। अब पर्यावरण आंदोलन, नारी आंदोलन, इसके 2 विश्लेषण उदाहरण हैं। चूंकि देखो पर्यावरण, देखो जो इन्वायरमेंट खराब हो रहा है तो ऐसा थोड़ी कि किसी एक देश का खराब हो रहा है। अगर गर्मी बढ़ रही है तो सिर्फ इंडिया की थोड़ी ना बढ़ रही है, पूरे वर्ल्ड की बढ़ रही है। अब ये समस्या तो ग्लोबल प्रॉब्लम हो गई ना। ये जो समस्या है कोई छोटी समस्या थोड़ी किसी एक देश की नहीं है, ये वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। पूरा जो ग्लोब है ना हमारा, इसको पूरे को भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई गलत कर रहा हो, चाहे कोई बुरा से बुरा मतलब प्रकृति का हास कर रहा हो, नुकसान तो देखो सभी को झेलना पड़ेगा। नारी आंदोलन होगा, क्योंकि जो ये लड़कियों की सिचुएशन है हर जगह पे है। लड़कियों के प्रति जो हिंसा बढ़ रही है किसी एक देश में नहीं बढ़ रही, पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है ना। ये वाली जो सिचुएशन है बहुत, इसके 2 उदाहरण दिए और भी है। जैसे आतंकवाद है, सबसे अच्छा तो उदाहरण इसका आतंकवाद का है कि आतंकवाद वाली जो समस्या है वो किसी एक देश की नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड की है। हर जगह आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, टेररिस्ट वाले अटैक्स हर देश में हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके खिलाफ लड़ने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। और इन्वायरमेंट वाली तो बढ़ती जा रही है, सभी को पता है बेटा टेम्परेचर कितना बढ़ता जा रहा है। आने वाला समय ऐसा हो जाएगा 50 डिग्री पार पहुंच जाएगा, फिर हम लोग कैसे रहेंगे बताओ। तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो पूरे वर्ल्ड पे रूल करती हो, सार्वभौमिक हो और वो डिसीजन ले ताकि सब उसके डिसीजन माने भी, ठीक है। चूँकि संसार दूरसंचार व इंटरनेट क्रांति के माध्यम से बड़ी तेजी से और संघर्ष से जुड़ा हुआ है। देखो हमारा जो वर्ल्ड है पूरा, हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, हम सबके पास फ़ोन है, हम सब इंस्टा चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, ऐप भी चला रहे हैं, उसमें सब एक दूसरे को देख सकते हैं। हमारा एक दूसरे कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ती जा रही है ना। तो ये बोल रहे हैं कि लोकतंत्र हेतु इस घटनाक्रम के निहितार्थ अनिश्चित है। क्या ये नवप्रवर्तन सरकारों को ज़्यादा या कम जवाबदेह बनाते हैं? क्या नागरिकों के लिए उनके भाग लेने का वास्तव में संभव है? उदाहरण के लिए यदि विश्व व्यापार
वर्ल्ड का व्यापार है, बिजनेस हो रहा है, संगठन WTO इसका नाम है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के अधिकांश सदस्य विकासशील देश हैं। मोस्टली इसके जो मेंबर्स हैं वो विकासशील है, डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप हो रही हैं, जो संसार के बहुसंख्यक नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। बहुत सारे ऐसे हैं बहुसंख्यक नागरिक, बहुत बड़ी आबादी वाले लोगों के हैं। WTO अधिक संपन्न राष्ट्र व उनके हितों के प्रति निरंतर उत्तरदायी है। यह भूमंडलीकरण शासन की एक अन्य संस्था लोकमात्र कैसे हो सकती है? सार्वभौमिक नागरिक की उपस्थिति उपयोग को करने के लिए अनुभव किया जा सकता है। मतलब ये यही बोल रहे हैं बेटा कि अगर वर्ल्ड की व्यापार के लिए WTO बना हुआ है, WHO बना हुआ है, अलग अलग संस्थाएं अगर बनी हुई हैं, वो चल रही है, तो सरकार भी तो बनाई जा सकती है, ठीक है। चलिए बेटा रिवाइज करेंगे इसको, एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहला क्या था? प्रतिनिधि लोकतंत्र, ठीक है। अब अगर किसी को ना समझ आए तो ध्यान से सुनो, ठीक है। अब इस वाली पूरी स्लाइड में हो जाएगा ये आपका, क्योंकि अब देखो पूरा पॉइंट आंसर लिखने हैं आपको। ग्रेजुएशन वाला वो नहीं है कि भर भर के शीट भर दी, 10-15 शीट भरनी है तो आपको कंटेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप ये बेसिक याद रखो कि किसका क्या नाम है, किसके कितने प्रकार हैं, ये पूरा अच्छे से याद रखो। प्लस ऊपर से 2-2 3-3 लाइनें भी लिखोगे वो भी इनफ है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है लोकतंत्र वाला, सब कुछ बताना है इसमें। उसके बाद इसके 5 प्रकार भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आधे पेज में ही जाएगा, इसके प्रकार आप आधे पेज में कर पाओगे, है ना। तो इस हिसाब से करेंगे कि सबसे पहला वाला क्या था? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, जो कि हमारे इंडिया में है, भारत में है, जहाँ पे क्या होता है सारे लोग मिलके किसी एक को चुनते हैं, और वो जो चुना हुआ इंसान होता है, जो बंदा चुन के जाता है, वो हमारे लिए काम करता है, हमारी इच्छा अनुसार काम करता है। यदि नहीं करेगा 5 साल तक उसके पावर जाएगी, उसने नहीं किया अच्छा काम, हम खुश नहीं उसके काम से कि उसने हमारी बात मानी नहीं, उसने झूठे वादे करे, उसने हमारी बात नहीं रखी, तो हम उसे हटा देंगे, ठीक है। ये वाला। सेकंड देखो, सेकंड में क्या है? सहभागिता लोकतंत्र। इसमें क्या है? नागरिकों की पूरी पूरी भागीदारी होगी हर डिसीजन में, चाहे छोटा से छोटा डिसीजन हो, बड़े से बड़ा डिसीजन हो, आम जनता की बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा। इसमें क्या है? सहभागीदारी की, उनका भी पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। डायरेक्ट होगा, जिससे क्या फ़ायदा होगा? जनता के हित निकल के आएंगे, क्योंकि देखो अगर सारी जनता ही उसमें पार्टिसिपेट कर रही है डिसीजन मेकिंग में, तो जनता अपनी बातें रख पाएंगी कि हमें इस चीज़ से दिक्कत है, हमें ये ऐसे। अब ये कहाँ होता है? जहाँ पे बहुत कम लोग हो, जहाँ पे कम जनसंख्या वाले हो, वहाँ ये अलाउ है, ये हो सकता है आराम से, क्योंकि थोड़े से लोग हैं, सबको एक साथ एक बैंक्वेट हॉल बुक किया, वहाँ पे बिठा लिया सबको, ले ले डिसीजन। लेकिन हमारे जैसे देश देखो, जहाँ पे इतनी भीड़ है, जहाँ पर इतने लोग हैं, वहाँ पे ये वाला कैसे होगा सहभागीदारी, जिसमें डायरेक्ट लोग पार्टिसिपेट करें? ये हमारे यहाँ पे संभव नहीं है, क्योंकि अब देखो देशों की सिचुएशन क्या है, बहुत बड़े बड़े देश है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। पहले कैसे थे? 400-500 लोग बस, यूनान में सिर्फ 500-600 लोगों की वो थी जनसंख्या, तो वहाँ पे थी ये वाली चीज़, जो कि अच्छी है, लोग अपनी बात रख सकते हैं, खुद डिसीजन ले रहे हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन है, अच्छी चीज़ है। लेकिन संभव नहीं है ना। हमारे टाइम पे, आज के टाइम पे सोचो, इंडिया जैसी जगह पे तो हो ही नहीं सकती, इसलिए हमारे यहाँ पे ये वाली है, और यही ऑलमोस्ट सभी जगह पे है, ठीक है। थर्ड क्या है? सामाजिक लोकतंत्र। इसमें देखो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जा रहा है सामाजिक वाले में? समानता पे, कि ये जो समाज है इसमें समानता हो, सब बराबर हो, सबको इक्वल अवसर मिले, हर प्रकार से आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सारी चीज़ों में सारे अधिकार इक्वल मिले। समानता पे मेन फोकस किया जाएगा। सामाजिक लोकतंत्र में क्या होगा? बड़ा बेसिक उस पर रखा जाएगा कि इक्वालिटी हो, ठीक है। फोर्थ कौन सा है हमारा? मात्रक वाला। मात्रक लोकतंत्र में क्या था कि लोग जो है वो स्वतंत्र है, लोगों को खुला छोड़ दो, स्वतंत्र है। सामाजिक संबंध आपसी विचार विमर्श से, इस पे क्या होगा? बातचीत होगी, विचार विमर्श होंगे, ये इससे देखो मिलता जुलता है। इसमें भी यही था कि लोग अपनी बात रखें, इसमें भी यही है कि लोगों से बातचीत की जाएगी, विचार विमर्श रखेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा? जो भी दिक्कत है वो उठ के बाहर आ जाएगी, वो निकल के आ जाएगी, लोगों को बात करेंगे आपस में, तो उन्हें समझ आ जाएगा कि ये वाली टॉपिक पे हमें प्रॉब्लम है, इसको ठीक किया जाए, है ना। बात करने से क्या होता है? जो भी समस्या है उसका समाधान मिल जाता है। मतलब मेन फोकस ये किस पे चीज़ पे कर रहा है कि इंसान स्वतंत्र है, स्वराज हो, स्व का शासन हो, लोग खुद डिसीजन ले, कोई और उन पे डिसीजन ना ले, लोग सारे मिलके बातचीत करके आपस में खुद ही डिसीजन ले लें, ठीक है। इसमें क्या था? सरकार होगी, और उस सरकार में इन लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, लोग इनसे पूछ के, इनके हिसाब से जनता सरकार जो है हमारी वो डिसीजन लेगी, इनका पार्टिसिपेशन। इसमें क्या है कि सरकार हो ही ना,
आपस में लोग जो हैं यही मिलके आपस में सरकार बना ले, खुद ही आपस में चलाएं, सारे डिसीजन खुद ही ले, स्वशासन हो, खुद का राज हो, स्वतंत्र हो, खुले हो, किसी का उन पर वो ना हो, सरकार इनके ऊपर ना हो। इसमें क्या था, सहभागिता में सरकार होगी बट इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होगा, सारे डिसीजन में ये बात करेंगे, ये बोलेंगे, इनके हिसाब से चलेगी सरकार। इसमें क्या है कि सरकार हो ही ना, सारे डिसीजन खुद ले, स्व का शासन हो इनका। सार्वभौमिक लोकतंत्र में क्या था, जिसमें आधुनिक टाइम पे बता रहे हैं ये कि जो भी जैसे ग्लोबल प्रॉब्लम्स है उसके लिए ग्लोबल सरकार हो जो सारी प्रॉब्लम्स को इनको सॉल्व करवाए, ठीक है, कि जो भी तुम्हारी दिक्कत चल रही है उसे मिल के ठीक किया जाए। जैसे पर्यावरण वाला था, वुमन वाला था, आतंकवाद वाला ले लो, ये सारी चीज़ों को सार्वभौमिक लोकतंत्र हो, पूरे वर्ल्ड का एक लोकतंत्र हो, एक ऐसी सरकार हो जो डिसीजन सबके लिए ले और सब उसको माने, उसमें सब पार्टिसिपेट करें, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम बेटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइबर्स कम चल रहे हैं।